request to next leader, Mr. Mukesh Singh. नमस्कार सर, अभी आप हमारे वरिष्ठ नेताओं को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि उनका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ाव पिछले 40 साल से भी ज्यादा का है। तो सर मेरे मन में भी एक लालच आता है कि आज से कुछ साल बाद 2028 में जब मैं रिटायर हूँ तो मैं भी ये कह सकूं कि मैं भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से रिटायर हुआ, और ये मेरा सपना तब सफल हो सकेगा जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का निगमीकरण नहीं किया जाए, ये मैं सोचता हूँ। जहाँ तक आज के इस मुद्दे की बात है सर, मैं थोड़ी बातें मैं जोड़ना चाहता हूँ। कुछ चीजें जो मुझे कष्ट दी, एक तो ये कि हम स्ट्राइक पे जाने के लिए बहुत शौकीन नहीं है। हमने भारतीय मजदूर संघ का जो दर्शन सिद्धांत है वो कहता है कि राष्ट्रहित, उद्योगिक, मजदूर हित, और उसमें सर संवाद से लेकर के संघर्ष तक की बात की जाती है। हमने हर लेवल पे संवाद कायम करने की कोशिश की। सभी संबंधित अधिकारियों को, मंत्रियों को, सम्मानित अन्य लोगों को पत्र लिखा, ज्वाइंट एडिशनल सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, चेयरमैन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इन सारे महानुभावों के साथ हमने मीटिंग की, संवाद कायम किया और बात कही कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण देश के हित में नहीं है, इसलिए इस निर्णय को बदला जाना चाहिए। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और ऐसा लगा कि लोग अपनी जगह पे एकदम एडामेंट हैं, तब हमने निर्णय किया कि हम सब जो है हड़ताल पर जाएंगे। और इस बीच हमने ये भी ध्यान रखा कि देश में जो कोविड महामारी फैली हुई है उसका असर कम होता जाए, और दूसरा जो डोकलाम में जो चाइना के साथ हमारा विवाद चल रहा था वो परिस्थितियां निकल जाएं, सामान्य परिस्थितियां हो जाएं, तो फिर हम जो है स्ट्राइक पे जाएंगे। इसलिए हमने इतना टाइम दिया 12 अक्टूबर तक। ये हमारी राष्ट्रवाद की भावना को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है। लेकिन सर मंत्रालय की तरफ से एक पत्र जारी हुआ 1 अक्टूबर को, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की तरफ से मैडम एक डिप्टी सेक्रेटरी ने इशू किया। उसमें ये कहा गया कि आपकी जो स्ट्राइक है वो इलीगल है, और जो हमने स्ट्राइक नोटिस दी है उसको विदिन 7 डेज उसको वापस ले लिया जाए। सर क्या ये अन्यायपूर्ण नहीं हमारे साथ कि इलीगल स्ट्राइक के बारे में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सेक्शन 24 कहता है कि इलीगल स्ट्राइक मानी जा सकती, लेकिन कौन मानेगा सर? जो आपने सेक्शन 39 में डेलीगेशन ऑफ पावर्स दे रखा है आईटी एक्ट में, उसमें कहीं किसी एम्प्लॉयर को कोई पावर आपने नहीं डेलीगेट की कि एम्प्लॉयर कैन डिसाइड वेदर स्ट्राइक इज लीगल और इलीगल। नहीं, उसमें कहीं नहीं है सर। तो कहाँ मिलता है हमको जाकर के? जो आईटी एक्ट का सेकंड शेड्यूल है उसमें लिखा हुआ है कि इलीगलिटी और अदरवाइज ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट कौन डिसाइड करेगा? लेबर कोड डिसाइड करेगी। और लेबर कोड कौन है सर? आईटी एक्ट का सेक्शन 7 कहता है कि लेबर कोड कौन है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने जो पत्र लिखा वो क्या अपने आप को लेबर कोड मान करके लिख रहे हैं? ये हमारे लिए थोड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हमारा तो चूंकि हम ट्रेड यूनियन के लोग हैं, हमारा तो आखिरी अस्त्र ही वहीं जाता है लेबर डिपार्टमेंट के, और वो लेबर डिपार्टमेंट ही एम्प्लॉयर खुद ही लेबर डिपार्टमेंट हो जाएगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? इसलिए ये जो पत्र लिखा है 1 अक्टूबर को डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, इसको तुरंत रद्द किया जाना चाहिए ऐसा मैं मानता हूं, और एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह का कोई पत्र नहीं जारी किया जाना चाहिए। इसमें एक बात और है कि जो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा, अगर ये इस तरह की चीजें होंगी तो वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है सर, और अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को आपने सेक्शन 25T में प्रोहिबिट कर रखा, प्रतिबंधित कर रखा है। और अगर फिर भी अगर कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करता है तो आप सेक्शन 25U में आप उसको पेनलाइज करेंगे।
तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो पत्र भेजा गया डिप्टी सेक्रेटरी ने, क्या वो उस अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के लिए जिम्मेदार होंगी या कोई और होगा? तो ये भी निश्चित किया जाना चाहिए कि कौन व्यक्ति निर्णय लेगा जो जिम्मेदारी उठाएगा और उसी के खिलाफ एक्शन होगा। अगर सेक्शन 25T का तहत कोई वायलेशन होता है तो सेक्शन 25U में उसके अगेंस्ट में एक्शन होगा। ये बात एक भविष्य में नोट करने की है। इसके अलावा सर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में जो हमारे इमीडिएट एम्प्लॉयर हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 14 सितंबर 2020 को एक इंस्ट्रक्शन इशू किया। उसमें लिखा, हड़ताल के दिनों की अनुपस्थिति को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित माना जाएगा एवं उसे अनुशासनहीनता और सीसीएस आचरण नियमावली 1964 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए उस कर्मचारी के विरुद्ध सीसीए रूल्स 1965 के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नंबर 2, उसमें फिर लिखा, दिनांक 12 अक्टूबर 2020 से प्रस्तावित हड़ताल के बीच अनाधिकृत अनुपस्थित संबंधित कर्मचारी की सेवा में व्यवधान लेकिन सर्विस निम्न उद्देश्यों के लिए पूर्व में की गई सेवा को जब्ती माना जाएगा फॉरफीचर, और इस प्रकार की अनधिकृत अनुपस्थिति को वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन APR में विरुद्ध प्रविष्टि के तौर पर दर्ज किया जाएगा। इतनी तगड़ी हमको धमकी दी जा रही है सर, और आप देखिए कि इस धमकी से प्रभाव कहां पड़ रहा है। इस धमकी से हमारे जो मेंबर्स हैं ट्रेड यूनियन के, वो हम पर विश्वास करना बंद कर रहे हैं और हमारे मेंबर नहीं बनेंगे। और यहाँ पर कह रखा गया है कि अगर कोई इस ढंग से व्यवस्था की जाती है जिससे कि हमारी मेंबरशिप प्रभावित होगी एम्प्लॉयर की किसी ऐसी पॉलिसी के कारण, तो वहां पर एम्प्लॉयर जो है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस में माना जाएगा। ये जो 5th शेड्यूल है सर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का, इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो सितंबर का लेटर है वो प्योरली अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर है, क्योंकि इस आदेश से हमारे मेंबरों के अंदर भय व्याप्त हुआ है और वो हमारे पर विश्वास करना कम कर रहे हैं, जिससे हमारी मेंबरशिप प्रभावित हो रही है। और ये भविष्य में इस तरह के कोई सर्कुलर नहीं इशू किए जाएं, इसके लिए जरूरी है सर्कुलर इशू करने से पहले कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में CLC महोदय का अनुमति प्राप्त की जाए। बिना उनकी अनुमति के इस तरह से हमारे ट्रेड यूनियन मूवमेंट को किसी भी स्थिति में नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की जाए, ये मेरा निवेदन है। इसके बाद आता हूं सर कि हम लोग की जो हमारे पूर्व पदाधिकारियों ने कहा टार्निशिंग ऑफ द इमेज की बात की, हमारे बारे में बोला गया कि हमारे एम्युनिशंस इतने डिफेक्टिव हैं कि उनसे एक्सीडेंट होता है और 14-15 जवानों की मौत हो जाती है। हमें एक भी मौत होने पे, फैटल एक्सीडेंट होने पे या नॉन फैटल एक्सीडेंट होने पे बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारे लिए भी ये बहुत मान सम्मान की बात है। हम गर्व से कहते हैं कि हम OFP के प्रोडक्ट को आप आंख मूंद करके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं सर पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी बात कहने वाले सेना के लोग कभी ये बात करते हैं कि 2000 से लेकर के 2020 के बीच में एयरफोर्स के MiG-21, MiG-27 हर साल कितने जहाज जो एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट हुआ और भारत की वायुसेना के पायलटों ने आज तक उनका उड़ना बंद नहीं किया। वो वहां उड़ा सकते हैं और हमको कहा जाता है कि हमारे एम्युनिशंस की वजह से हमारे सेना के जवान, फॉल्टी एम्युनिशन की वजह से सेना के जवानों का विश्वास कम हो रहा है। सर एक एक्सीडेंट हुआ, 2 एक्सीडेंट हुए नेवी में, सबमरीन्स का एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी तमाम नौसैनिक मारे गए। क्या नौसेना के लोगों ने सबमरीन्स का इस्तेमाल बंद कर दिया क्या? रेल के अंदर सर साल भर में कितने एक्सीडेंट होते हैं ट्रेन का, और फिर भी लोग उसी समय दूसरी ट्रेन में बैठ करके जा रहे होते हैं। रेलवे का वही एम्प्लॉय ट्रेन को चला रहा होता है, दूसरे लोग बैठे रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता जैसे हमको बदनाम किया जा रहा है। ये सर चीज ठीक नहीं है, ये इसके ऊपर हमारी आपत्ति है। एक बात और कही गई कि हमारी जो सुपरवाइजरी कास्ट है वो चाहता है, तो सर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सुपरवाइजरी कास्ट बढ़ने के लिए आपने, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भर्तियों पर रोक लगाई कि ग्रुप C की भर्ती नहीं की जाएगी। पिछले जो पुराने ग्रुप D एम्प्लॉय थे उनकी भी भर्ती नहीं की जाएगी।
ठीक, भर्ती पे रोक लगाने का काम वित्त मंत्रालय करता है, रक्षा मंत्रालय करता है। ग्रुप ए ग्रुप बी की भर्तियां जारी रहती हैं। तो जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है वो बदलता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हम ट्रेड यूनियन के लोग हैं? ऑर्डिनेंस व्यक्ति बोर्ड भी इंपावर्ड नहीं है इसमें भर्तियों के लिए। तो ये फैसला तो रक्षा मंत्रालय ने किया और वित्त मंत्रालय ने किया, और उसकी जवाबदेही कि आपका जो है वो प्रोडक्ट में सुपरवाइजरी कास्ट ज्यादा है, ये इसके लिए भी जिम्मेदार जो मंत्रालय के अंदर चाहे साउथ ब्लॉक में बैठते हो या नॉर्थ ब्लॉक में बैठते हो, वो लोग जिम्मेदार हैं। मेरा इसमें एक छोटा सा निवेदन ये है सर कि भारत सरकार हमसे ये अपेक्षा करती है कि हम 30,000 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य हासिल करें, और उसको हासिल करने के लिए हमको कारपोरेशन में बदल दिया जाए। इसको हम स्वीकार नहीं करते। अगर 30,000 करोड़ का, और इस काम को करने के लिए भारत सरकार ने एक आरएफपी कम ईयूआई पब्लिश किया था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने केपीएमजी को सिलेक्ट किया है और उनके एक छोटे पार्टनर के रूप में खैतान एंड कंपनी को सिलेक्ट किया है। वो उनके कंसल्टेंट अपॉइंट हो गए केपीएमजी। अभी हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, केपीएमजी को जो सर काम दिया गया उसमें कहा गया है कि आप ये भी बताइएगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जब कारपोरेशन होगा तो वो अगले 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए का उत्पादन लक्ष्य कहां से और कैसे हासिल करेगी, ये उसके क्लॉज में है। मेरा इतना मानना है सर कि हमारे किसी की बात नहीं सुनते हैं, तो उसी केपीएमजी के जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है जो उसको असाइन किया, उसमें इस काम पे ही जाकर के रोक दीजिए। केपीएमजी आपको ये बता दे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 30,000 करोड़ का अगले 5 साल में उत्पादन लक्ष्य कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा, इतने काम पे केपीएमजी को रोक दीजिए और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को इसी सेटअप में बनाए रखिए। केपीएमजी ने जहां से बताया वहां से काम ला करके दे दिए, और जो वहां से पैसा मिल सकता वहां से हमको पैसा ला करके दे दिए। और केपीएमजी को ये गारंटी लेनी पड़ेगी कि जो उसने कहा है, आपको सलाह दी है एक कारपोरेशन को चलाने के लिए, वो चीज हमको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहते हुए ही ये गारंटी चाहिए। अगर वो हमको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहते हुए ऑर्डर नहीं दिला सकते हैं, पैसा नहीं दिला सकते हैं, तो फिर ऐसे सारे संस्थानों को जो कंसल्टेंट्स को ब्लैक लिस्टेड किए जाना चाहिए और उनके आगे के रिकमेंडेशंस को तब तक के रोक रखना चाहिए जब तक वो 5 साल पूरा नहीं हो जाता। हमारे फेल और हमारे पास होने और केपीएमजी आपका जो कंसल्टेंट है उसके फेल और पास होने तक इस प्रक्रिया को वहां पे रोक दिया जाना चाहिए। बहुत सिंपल सा मेरा ये सर सबमिशन है। और जो हमने पिछली स्ट्राइक से वापस हम आए थे, जिसमें सीएलसी साहब के राजन वर्मा साहब के निर्देश पे उस समय भी मीटिंग हुई थी 21 अगस्त 2019 को, और 23 अगस्त 2019 को सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन सर के साथ हमारी मीटिंग हुई। उसमें हमने इन चीजों को देखा और यहाँ पे तय हुआ कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को इसी सेटअप में बनाए रखने के लिए, चलाए रखने के लिए जो चीजों की जरूरत होगी उसके ऊपर हाई लेवल ऑफिशियल कमेटी बनेगी। अब उसका जो है हाई लेवल ऑफिशियल कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस ही बदल दिया गया, इसलिए हम उससे बाहर हैं, हम उससे बात नहीं करते हैं। लेकिन हमने जब स्ट्राइक वापस ली थी सर 23 अगस्त के, जो आप मिनट्स देखिए, 24 अगस्त को हमने रक्षा मंत्रालय को लिख करके दिया कि हम अपनी हड़ताल इस शर्त पे वापस करते हैं कि अगर भारत सरकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को फिर से निगम बनाने की कभी कोशिश करेगी तो फिर हम हड़ताल पे जाने के लिए बाध्य हैं। और हमारा ये कंसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। अभी आज की तारीख में हम फिर यही कहना चाहते हैं कि हमको 5 साल का अवसर दिया जाए, आप इनको निर्देशित करिए। हम कोई हड़ताल में जाने के शौकीन नहीं है, हड़ताल हमारी मजबूरी है। भारत सरकार अगर आज कह दे, अपने पुनीत अग्रवाल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये कह दें कि ठीक है आपको कारपोरेशन में नहीं ले जाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल शौक नहीं। हम लोग तो इतने चिंतित हैं सर कि पिछली हड़ताल में भी, जो हमारी 5 दिन की हड़ताल थी, हमारी बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स थे जो हड़ताल में शामिल थे, लेकिन पूरे दिन फैक्ट्री की सिक्योरिटी के लिए, फायर सर्विसेज के लिए, इलेक्ट्रिक के लिए और वाटर सप्लाई के लिए वो फैक्ट्री के अंदर ड्यूटी करते थे जाकर के पूरे 8-8, 10-10 घंटे, लेकिन वो कभी अटेंडेंस नहीं लगाए। ये हमारा अपने डिपार्टमेंट के प्रति डिवोशन था। हम अपने डिपार्टमेंट को चलाना चाहते हैं, हम पैसा नहीं लिए, उनको हड़ताल में माना गया, लेकिन उन्होंने पूरी ड्यूटी की। और आज भी हम एक बात कह रहे हैं कि हमारा एक भी कर्मचारी 12 अक्टूबर से जो होने वाली हड़ताल है उसमें किसी भी प्रकार से सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचने देना है।
किसी भी हालत में ऐसा ना हो कि कोई हमारे कार्यकर्ता के रूप में कोई ऐसा असामाजिक तत्व कहीं गलती कर दे, इसके लिए भी हम सब बहुत जागरूक हैं। हमने सेल्फ कमिटमेंट किया है कि हम अपने जो भी प्लांट एंड मशीनरी है, चूंकि हमारी अनिश्चितकालीन की हड़ताल प्रस्तावित है, तो हमारे बहुत सारे प्लांट एंड मशीनरी को तुरंत नहीं बंद कर सकते। तो उसके लिए भी हमने आज से कहा है, अपने कार्यकर्ताओं को और मैनेजमेंट को कहा है कि आप एक सही प्रोसेस इस्तेमाल करिए ताकि ये प्लांट एंड मशीनरी हमारी हड़ताल के दौरान खराब न होने पाए। जो हमारे रॉ मटेरियल है या जो वर्क इन प्रोग्रेस है, ऐसे सारे कंपोनेंट्स को, इक्विपमेंट्स को ठीक ढंग से प्रिजर्व करने की हम बात कर रहे हैं, ताकि उनको हम जब हड़ताल से वापस आए तो फिर हम उनका राष्ट्र के हित में सही इस्तेमाल कर सकें। हम लोग का सोचने का तरीका सर ये है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि महोदय से ये आग्रह करें कि वो हमको एक लिखित आश्वासन दें कि ठीक है, आपका कॉर्पोरेशन नहीं होगा, आपको 5 साल तक के लिए अवसर देते हैं। हम फेल हो जाए तो हमको फांसी पे लटका दीजिए, हम पास हो जाए तो भी आप फांसी पे लटका दीजिए, लेकिन 5 साल तक हम 30,000 करोड़ के उत्पादन लक्ष्य तक पहुंच जाए, फिर हमारा जो निर्णय करना हो कर दीजिए। आज के इस अवसर पर मैं इतनी ही बात कहूंगा। मैं सभी चीफ लेबर कमिश्नर सर के साथ बैठे हुए सभी लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों का, अपने मिनिस्ट्री के सभी अधिकारियों को और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बातें कही, बड़े सही ढंग से रखी आपने। इससे हम कोई भी मतलब इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि हम कोई यार कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, लाखों हजारों में कोई एक्सीडेंट होता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो यूज़ करना बंद करते हैं। गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी चलाना हम छोड़ते नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ये जो किसी ने कहा, मतलब कई सारी बातों में सिंह साहब, जैसे आप जानते हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। किसने कहा, किस कंटेक्स्ट में कहा, उसकी कॉन्क्लूजन देते हैं कि वो इसने भी कहा ये गलत कहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसको मैं समझ सकता हूँ। और जैसे आपने बाकी बातें कही कि आप सब चीज़ों के लिए ओपन है और समाधान हमारा जो संवाद से ही संवाद कोई सॉल्यूशन निकलेगा, उसी की दिशा में हम लोग बैठे हैं। पिछले 3 घंटे से बैठे हैं और जरूरत पड़ेगी तो और 3 घंटे और बैठेंगे। उससे कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा।